अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपके सामने कुछ सवाल शेयर्ड हैं। आपने इन सब सवालों को जो है वो सॉल्व करना है। आइदर या तो मुझे सोल्यूशन चैट में भेजें या फिर जहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे अपने रजिस्टर्स के ऊपर, तो आप ये सोच के सॉल्व कीजिएगा कि मैंने आपका काम चेक करना है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स का मैं कैमरा ऑन करवा के उनका काम जो है वो चेक करूँगी। तो इनको आप सॉल्व करें, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ताकि हम वो पिछला सारा कंटेंट जो है वो रिकॉल कर लें और फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है जी क्लास, तो इसको हमने सॉल्व करना है और सॉल्व ये सोच के करना है कि मिस जो है वो आपका काम चेक कर सकती है आपके रजिस्टर्स के ऊपर आपका कैमरा ऑन करवा के। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई सवाल हो तो पूछ लें। तो ये यूनियन निकालने के लिए दिया गया है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए दिया गया है, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी क्रॉस ए के साथ, बी माइनस ए यानी डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पावर सेट ऑफ बी कैलकुलेट करना है। आपने ये बताना है ट्रू या फॉल्स में कि क्या बी जो है वो आपके पास प्रॉपर सबसेट है ए का, ये बी और ये ए लिस्टेड है। फिर आपने ये बताना है जी में क्या 4 और 6 सबसेट है बी का, क्या 4 6 7 प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ये कुछ सवाल है, इन तीनों के आंसर येस या नो में देने हैं और बाकी ये सारे जो है वो आपने कंप्यूट करने हैं। ठीक है जी क्लास, आपके पास टाइम है सिर्फ 11 7 तक का। एट 11 7 में आप सबका काम जो है वो चेक करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, 11 7 तक का टाइम है आपके पास। छोटा सा काम है, क्विकली क्विकली हो जाएगा, लेकिन जिसने काम चेक ना करवाया उसकी मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास सिर्फ 2 मिनट और हैं अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। फ़ौरन से कंप्लीट करें ताकि फिर हम ये देख सकें कि क्या आपको समझ है चीज़ों की या नहीं। बिल्कुल 2 मिनट हैं, जल्दी से कंप्लीट करें। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने काम जो है वो चेक करना है, तो ये सोच के चेक काम करें। जी स्टूडेंट्स,
लास्ट मिनट है आपके पास। जी स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने काम कर लिया है कंप्लीट, वो अपना हैंड रेस करें ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हैं जो काम कंप्लीट कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, अरे अब जिन लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है वो हैंड रेस करें। वेरी गुड। चाहे जी क्लास, बाकी सब इसको जल्दी से कंप्लीट करें, इतना मुश्किल काम नहीं था। चलें बेटा, गोहर नदीम, आप अपना कैमरा ऑन करके अपना काम शो करें। तो क्लास फ़िलहाल मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ ताकि मैं आपका काम जो है वो चेक कर सकूँ। जी बेटा गोहर नदीम, बेटा अपना कैमरा ऑन करके अपना काम शो करें। 1 मिनट रुके, मैं स्पॉटलाइट में आपको बैठ करती हूँ, फिर सब देख सकेंगे। चलें गुड। वैसे बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ दिख रही है कि आपने सॉल्व किया है। गुड। जी अब कौन दिखाएंगे? उमैर, आप दिखाएंगे बेटा, अपना काम शो करें। जी उमैर। जी बेटा आपका कैमरा नहीं शो हो रहा। चलें गुड। वैसे विजिबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन द गुड पार्ट आपने सॉल्व किया है। चलें गुड। जी अब चलें कुछ और लोगों से चेक करते हैं। जी बेटा अलीशा, अपना काम चेक करवाएं। जितना भी आपने सॉल्व किया है उतना ही चेक करवा दें। जी बेटा अलीशा। एक मिनट रुकें, बस मैं आपको स्पॉटलाइट में डालती हूँ, फिर दिखेगा। गुड, वेरी गुड अलीशा। चलें कुछ और लोगों का काम चेक करते हैं। बेटा आप कैमरा बंद कर सकती हैं। जी हाफिज़ हमज़ा, अपना काम चेक करवाएं। जी मैम मैंने हाफिज़ चैट में हमज़ा। सेंड किए। अच्छा चलें गुड। जी हस्साम अहमद, अपना काम चेक करवाएं बेटा। सॉरी मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं अभी सॉल्व करता हूँ। जी मसूद रशीद, बेटा अपना काम चेक करवाएं। मैंने भी अभी ज्वाइन किया। जी बेटा नसीब क्वेश्चन जान, दिखा अपना देंगे आप काम लोग? चेक करवाएं। बेटा थोड़ा सा वेट करें। जी बेटा नसीब जान, अपना काम चेक करवाएं। बेटा साथ में हैंड भी रेस कर लें ताकि ना वो चीज़ आसानी से हम आपको ढूंढ के स्पॉटलाइट कर सकें। जी बेटा नेक्स्ट ज़ईम इफ्तिखार, आपने अपना काम शो करना है। जी बेटा करें अपना कैमरा ऑन नसीब जान, ताकि फिर आपका काम देखा जा सके। एक मिनट, अब स्पॉटलाइट क्यों नहीं हो रही? ये बिल्कुल, एक मिनट रुके। दिखाएं बेटा, अब दिखाएं काम, अपना रजिस्टर की तरफ लेके जाएं। चलें गुड, ठीक हो गया बेटा। जी मैंने मजीद जिसको कहा था, किधर है स्टूडेंट, किनको कहा था मैंने? जी ज़ईन बेटा काम दिखाएं अपना।
जी जीशान, इसके बाद आप चेक करवाएंगे अपना काम। मैम मैंने भी अभी क्लास ज्वाइन किया था, मैं करता हूँ। जी जहीन इफ्तिखार, जी बेटा दिखाएं जल्दी से अपना काम। जी बेटा जहीन, एक मिनट, स्पॉटलाइट, चलें गुड, ठीक हो गया बेटा। चलें जी गुड क्लास, काफ़ी सारे बच्चों ने काम किया है, ये अच्छी बात है। वैसे आज काम थोड़ा सा रिलेटिवली आसान भी था, लेकिन कुछ बच्चों ने स्टिल नहीं किया होगा। तो द गुड पार्ट यही होता है कि आप मेजॉरिटी, मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो दिखा रहे हैं काम, और ये अच्छी बात है। जी बेटा, जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं अपना मसला बारी बारी बता दें, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, और फिर जो भी आपके सवाल हैं। जी बेटा, जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं। जी उमर, जी क्लास तो सॉल्व करते हैं अपना काम। और करना क्या था, सिंपली यूनियन, इंटरसेक्शन और कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे। मैं क्विकली आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर जो भी सवाल होंगे वो आपने मुझसे पूछ लेने हैं, ठीक है। जैसे आज हमने स्टार्टिंग पे एक एक्टिविटी की है, और वो ये थी कि मैंने आपको सवाल दिए हैं और मैंने आपसे जो है वो चेक किए हैं। तो अब ये एक्टिविटी काफ़ी हद तक चलती रहेगी, ठीक है। इसको करने का मकसद यही है कि हम जो है इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को, और साथ में ही वो थोड़ी सी पार्टिसिपेशन लेवल आपकी तरफ से भी आए, क्योंकि वो फिर नहीं तो ऐसा होता है कि सर मैं हूँ और फिर मैं ही पढ़ाई जा रही हूँ और मुझे कहीं पर भी कुछ और चीज़ें जो है वो विजिबिलिटी की तरफ नहीं आ रही। तो ये फैक्टर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था। मैंने बाकी क्लासेस में भी एक्सरसाइज किया, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। लाइक मैंने जिसको कहा है उसने अपना कैमरा ऑन करके दिखाया है, ये अच्छी बात है। अब ये है कि वो बच्चे जो लेट ज्वाइन कर रहे होते हैं तो वो कोशिश करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग पे ज्वाइन करें, और मैं आपकी अटेंडेंस में बिल्कुल स्टार्टिंग पे लगाना शुरू कर दूँगी। यानी आपका काम चेक किया, आपकी अटेंडेंस मार्क की, और बाकी सब एब्सेंट हैं जिन्होंने अपना काम चेक नहीं करवाया, ठीक है। तो आपने अब कोशिश करनी है कि बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास पे ज्वाइन करें। अगर मैं 11 बजे शेयर कर रही हूँ तो 11:05, 11:07 पे आपका काम चेक होना शुरू हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यूनियन निकालना है। यूनियन निकालना आपको पता है क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट में लिख देते हैं, और जो 2 बार लिखे होते हैं उनको वंस टाइम ही लिखते हैं। जैसे इसका जो बनेगा वो बनेगा 1 4 7, यहाँ पहले 6 7 और 9। तो ये आपके पास जो है ये इन दोनों का यूनियन है, ठीक है। 4 दोनों में दो था तो एक बार लिखा, 7 दोनों में था तो वो भी एक बार लिखा। इंटरसेक्शन अगर आप देख लें तो इंटरसेक्शन में आपके पास कौन सी वैल्यूज होंगी, वो होंगी आपके पास 4 और 7। जो दोनों में कॉमन होती हैं वो वैल्यूज आप यहाँ पर लिस्ट करते हैं, तो दोनों में कॉमन है 4 और 7, तो यहाँ पे 4 और 7 आ जाएगा। बी माइनस ए मैं आपको सॉल्व करके पहले दिखा देती हूँ, बी क्रॉस ए थोड़ा सा टाइम अभी, मतलब बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। बी माइनस ए का क्या मतलब है, ए के एलिमेंट्स, सॉरी बी के एलिमेंट्स आपने लिस्ट करने हैं जो अनकॉमन है। तो इसको हल करने का आसान तरीका क्या होता है कि आप जो दोनों के अंदर एलिमेंट्स कॉमन है उनको कट कर लें। तो ये दोनों के अंदर एलिमेंट्स कॉमन थे तो मैंने इनको दोनों सेट में कट कर लिया। जो यहाँ पर सेट पहले लिखा जाएगा उसकी वैल्यूज आपने लिस्ट करनी है। तो पहले कौन सा सेट लिखा हुआ है, बी, तो बी की वैल्यूज आप यहाँ लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बी माइनस आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6, ठीक है। इसी तरह से अगर आप a माइनस बी निकालते तो क्या होता, a के एलिमेंट लिखते, a के अनकॉमन एलिमेंट तो कौन से हैं, 1 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलता है कि a माइनस बी इक्विवेलेंट नहीं होता b माइनस a के, ठीक है। इसका आंसर 6 है और इसका आंसर 1 और 9 है। अच्छा, पहले कुछ जो p ऑफ b भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, पहले कुछ बेसिक सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि ना उनको सॉल्व करने के बाद हम ये इन लंबे लंबे सवालों की तरफ चलें। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है क्या बी जो है वो आपके पास प्रॉपर सबसेट है ए का। प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या आपके पास क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ये होता है कि आपके सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हों, जो सेट को आप कह रहे हैं, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हों और ये दोनों सेट बराबर ना हो, यानी बी इज नॉट इक्वलेंट टू ए हो और इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद भी हों। अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 है, 6 नहीं है, जिसकी वजह से इसका आंसर जो है वो नो है, ठीक है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट देखें क्या 4 और 6 प्रॉपर सबसेट है बी का, तो 4 और 6 के दोनों एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं तो इसका आंसर जो है वो यस है, ठीक है। अगर आप इवन यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ ये लाइन ना लगाई जाती, यानी आपसे पूछा जाता क्या 4 और 6 जो है वो प्रॉपर सबसेट हैं बी का,
तब भी इसका आंसर यस होता, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं और ये दोनों सेट जो हैं ये बराबर भी नहीं है। ठीक है, अगर हम एज की बात करें, क्या ये सेट प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये दोनों सेट सारे एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन क्या क्राइटेरिया था कि ये दोनों सेट बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दोनों सेट क्या हैं, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर मैं इसको यू कह लूँ तो यू और बी जो है ये दोनों बराबर हैं, इस वजह से इसका आंसर जो है वो नो है। लेकिन अगर इसके नीचे लाइन होती, ठीक है, यानी सबसेट वाली बात कहती मैं, तब इसका आंसर यस होता, क्योंकि सबसेट के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि ये वाली कंडीशन जो है ये हो या ना हो। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, प्रॉपर के अंदर, सबसेट के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सब सवाल हमने सॉल्व कर लिए। अब जो दो रह गए उनको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जो कि है मेरे पास बी क्रॉस ए और पी ऑफ बी। ठीक है जी, तो सबसे पहले पी ऑफ बी ही लिख लेते हैं। पी ऑफ बी आपके पास क्या होता है जी, आपने इसका पावर सेट के सारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखने होते हैं। तो अगर मैं पी ऑफ बी लिखना शुरू करूँ तो सबसे पहले मेरे पास आएगा एम्प्टी सेट, फिर मेरे पास सब एलिमेंट्स को सेपरेटली लिखा जाएगा। तो पहले है 4, फिर है 6, फिर है 7। ठीक है, फिर आप पेयरिंग करना शुरू करेंगे और आप इस ऑर्डर में पेयरिंग करेंगे, फॉरवर्ड ऑर्डर में। तो पहला पेयर बनेगा आपके पास 4 6, फिर आपके पास बनेगा 4 7। ठीक है, नेक्स्ट आप 6 को लेंगे और सिर्फ फॉरवर्ड साइड पे पेयर करेंगे, तो ये बनेगा 6 7। और अब सारी पेयरिंग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इससे आगे 7 से आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो मजीद पेयरिंग नहीं होगी। तो अब लास्ट आपके पास जो बनेगा वो होगा 4 6 एंड 7। ये आपके सारा इसका पावर सेट है। अगर पावर सेट की कार्डिनलिटी की बात करें तो पावर सेट की कार्डिनलिटी जो होती है वो होती है आपके पास 2 रेज टू पावर n, जहाँ जबकि आपके पास n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यहाँ पर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कार्डिनलिटी होगी 8। अगर आप काउंट भी करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आपके 8 एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे हैं। ठीक है जी क्लास, अब लास्टली बी क्रॉस ए निकाल के देख लेते हैं कि बी क्रॉस ए कैसे निकल सकता है, और फिर अगर आपके कोई भी सवाल है तो उनकी तरफ हम चलते हैं। तो मैं यहाँ बी क्रॉस ए ऊपर की तरफ यहाँ कंप्यूट कर रही हूँ। तो अगर आप बी क्रॉस ए की बात देखें तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि पहले अगर मैं यहाँ पे बी सेट लिख लूँ, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बी क्रॉस ए ही कैलकुलेट करते हैं। तो बी क्रॉस ए जो होता है वो आपके पास ऑर्डर टपल की फॉर्मेट में होता है, यानी इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। आप यहाँ से पहला एलिमेंट पकड़ेंगे और इन सब एलिमेंट्स के साथ पेयर करके लिखते जाएंगे। तो इस तरह से बनेगा आपके पास 4 1, ठीक है, 4 4 4 7 एंड 4 9। ठीक है जी क्लास, पहला एलिमेंट यहाँ पे सबके साथ पेयर, इसी तरह से सेकंड एलिमेंट और सबके साथ पेयर, थर्ड एलिमेंट सबके साथ पेयर, और यही काम आपने करते जाना है। 6 1 आ जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास, फिर आएगा 6 4 6 7 और 6 9। ठीक है, इसी तरह से 7 के साथ भी यही रिपीट कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 7 1 7 4 7 7 एंड 7 9। तो ये आपके पास बी क्रॉस ए का सेट है। अगर आप ए क्रॉस बी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी बताते चलूँ कि ए क्रॉस बी इक्वलेंट नहीं होता बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है वो डिफरेंट हमारे पास ऑर्डर आ रहा होता है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड एंड टप्पल होता है। जो अगर इस तरह से देखूं कि मेरे पास 6,7 जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होता 7,6 के। ठीक है, तो यही बात हमने पढ़ी थी जब हमने इसको टॉपिक को पढ़ा था, और हमने कहा था कि ये हमारे पास जो चीज़ है ये है ऑर्डर्ड एंड टप्पल। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर जो है वो हमारे पास मैटर कर रहा होता है। अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की पहले बात करूं फिर आपके सवालों की तरफ चलूं, तो अगर मैं बी क्रॉस ए की कार्डिनलिटी की बात करूं तो बी क्रॉस ए की कार्डिनलिटी मेरे पास होगी बी की कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई बाय ए की कार्डिनलिटी। और अगर आप बी की कार्डिनलिटी देखें तो वो है 3, और ए की कार्डिनलिटी देखें तो वो है 4। 3 क्रॉस 4 12। तो यानी इस वाले सेट के अंदर जो आपने निकाला है 12 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूट भी करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिन लोगों को सवाल है मैं उनको रिपीट कर देती हूँ। सवाल एफ जी और एच पार्ट के हवाले से हैं, तो मैं एफ जी और एच पार्ट तीनों जो है वो समझा देती हूँ, और उससे पहले जो है मैं ये सारा सेक्शन जो है रिमूव कर रही हूँ। अगर इसके अलावा कोई सवाल है एफ जी और एच के अलावा तो पूछ लें क्लास, तो फिर वो थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि वो चीज़ें जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आ जाए जो सवाल आपके हैं। ठीक है जी क्लास, ए से लेकर ई तक किसी भी पार्ट में सवाल हो
फिर मैं एफ जी और एच एक बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं बाकी सारी स्क्रीन रिमूव कर रही हूँ। सबसे पहले एफ वाला सवाल देखते हैं। एफ वाले सवाल में क्या पूछा गया है, कहा जा रहा है क्या बी प्रॉपर सबसेट है ए का। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसेट होने के लिए या प्रॉपर सबसेट होने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया जो कि दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, सबसेट के ऊपर भी और प्रॉपर सबसेट के ऊपर भी, वो ये है कि दोनों, अगर मैं ये कहती हूँ ना कि मैं ये इसका मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर मैं सिंपली अगर सबसेट की अभी बात करूं, क्या कह रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद होने चाहिए। तो मैं देखें 4 है 6 है, नहीं, इस 6 के ना होने की वजह से इस सेट में ये दोनों सबसेट नहीं है। अगर मैं इसके नीचे लाइन लगा देती या ऐसे ही रहने देती, दोनों केसेस में इसका आंसर नो ही होता। ठीक है, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स जो है वो मैच नहीं है, यानी ये वाला एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो नो है। अब अगर मैं सेकंड सवाल की बात करूं यानी जी वाले पार्ट की, तो जी में पूछा जा रहा है क्या 4 6 जो है वो सबसेट है बी का। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट इस सेट में मौजूद होने चाहिए। देखें 4 6 इस दोनों में मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, तो आप कहेंगे जी यस, ये जो 4 6 है ये सबसेट है बी का, यानी ये एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, लेट्स से इसके नीचे से ये लाइन हटा दें, क्या अब ये प्रॉपर या बन गया प्रॉपर सबसेट का सिंबल, तो क्या ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो क्या था, प्रॉपर सबसेट होने के लिए ये दोनों एलिमेंट्स इस सेट का पार्ट होने चाहिए, पहली चीज पार्ट है, और फिर ये वाला सेट और आपका ये वाला सेट ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। लेट्स से अगर मैं इसको कहूँ x है ये सेट, तो ये इस तरह से है कि x बराबर नहीं होना चाहिए b के। तो अगर आप देखें तो x बराबर नहीं है b के, दोनों सेट बराबर नहीं है, तो इसका आंसर प्रॉपर सबसेट के भी सिनेरियो में यस होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लास्ट वाला देखें तो यहाँ लिखा गया है क्या 4 6 7 प्रॉपर सबसेट है बी का। तो चलें देखते हैं। तो एलिमेंट्स तो सारे मौजूद हैं, ये वाले सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। अगर मैं इसको y कह दूं तो दूसरी जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि y बराबर नहीं होना चाहिए b के, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए प्रॉपर सबसेट के सिनेरियो में इसका आंसर जो है वो नो है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके नीचे लाइन लगा दूं तो अब ये इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो लाइन लगाने की इसका मतलब भी हो जाता है सबसेट। तो क्या ये सेट का सबसेट है, तब इसका आंसर जो है वो यस आएगा। जी क्लास, कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, किसी का यहाँ तक कोई सवाल हो। तो आज हमने जो है मज़ीद कुछ चीज़ें सेट के हवाले से ही देखनी है, और उनको सीखने के बाद जो है फिर हमने आगे मूव करना है। पहली चीज़ जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने 3 सेट लिखती हूँ और फिर मैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखती हूँ। आप मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक एलिमेंट हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आप फ़ौरन से लर्न कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही, तो आपने मुझे लाजमी बता देना है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको जो है रिकॉल कर दूँ ताकि आप जो है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। अभी ये है कि हमारे पास 3 सेट्स मौजूद हैं और हम निकालने जा रहे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी 3 सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको निकालना जो है बहुत आसान है। आपने क्या करना है, यहाँ से पहले सेट से एक एलिमेंट पिक करना है और दूसरे सेट से एक एलिमेंट, यानी ये फिक्स कर लें। और फिर क्या करें, फिर इन तीनों को बारी बारी इन सब के साथ पेयर बना के लिखते जाएं। ठीक है, यानी किस तरह का पेयर बनेगा, पहला पेयर आपके पास बनेगा 0 A 1, यहाँ से पहला एलिमेंट, यहाँ से पहला एलिमेंट और यहाँ से पहला एलिमेंट। ठीक है, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा 0 A 2, पहला पहला और यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट। इसी तरह से फिर अगला पेयर बनेगा 0 A 3। ठीक है, पहला पहला और यहाँ से आपके पास ये वाला एलिमेंट। अब क्या करेंगे, चूंकि ए के साथ सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप ये करेंगे कि अब नेक्स्ट जो आप काम करेंगे वो ये करेंगे कि यहाँ से 0 फिक्स ही रहने देंगे, 0 B और बाकी सब के साथ पेयर, यानी अब 0 B और इसी तरह से आपके पास 1 2 और 3 के साथ पेयर बन जाएगा। तो अगर हम पेयर लिखना शुरू करें तो पेयर बनेगा हमारे पास 0 B 1 0 B 2 और इसी तरह से 0 B और 3।
ठीक है जी क्लास। इसी तरह से अब यही चीज़ जो है वो आप 1 के साथ रिपीट करेंगे। यानी अब नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो आपके पास होगी 1A 1 2 3 और फिर 1B 1 2 3। ठीक है, तो अगर मैं एलिमेंट्स लिस्ट कर लूँ तो ये बनेगा मेरे पास 1A 1 1A 2 1A 3। इसी तरह से आपके पास 1A के साथ कंप्लीट हो गया, तो अब 1B 1 1B2 और आपके पास 1B और 3। तो ये हमारे पास इस सारे का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर मैं सेट की कार्डिनलिटी की बात करूं तो मेरे पास इस सेट की कार्डिनलिटी जो है वो होनी चाहिए A की कार्डिनलिटी इंटू B की कार्डिनलिटी इंटू C की कार्डिनलिटी। देखें जी, A की कार्डिनलिटी क्या है 2, B की कार्डिनलिटी क्या है 2, C की कार्डिनलिटी क्या है 3। 2 2 4 4 3 12। इस सेट की कार्डिनलिटी होनी चाहिए 12। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसकी कार्डिनलिटी आपके सामने ही है, 12 ही है। एक चीज़ आपको मजीद बताती चलूँ, अगर आप इसका कोई भी और वेरिएंट कंप्यूट करते हैं, लेट्स से B क्रॉस A क्रॉस C निकालते हैं या कोई भी और वेरिएंट यानी C क्रॉस B क्रॉस A या किसी भी तरह से और इसकी वेरिएशन बनाते हैं, तो ये सारी की सारी वेरिएशन आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर एंड टपल है, ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पर हमारे पास। काउंट इनका 12 ही होगा, लेकिन ऑर्डर मतलब एग्जैक्टली एज दिस नहीं होंगी। ठीक है जी क्लास, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का इस वाली स्लाइड्स के अंदर से, और इन स्लाइड्स के अंदर जितना भी बाकी कंटेंट था वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट आपने स्लाइड्स देखनी है वो 2.2 है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं सेट्स ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस के हवाले से भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, मैं क्विक सा रिकॉल देती हूँ ताकि आप जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा तरीके से समझ आ जाए और फिर जो है हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें। एक मिनट क्लास में स्क्रीन शेयर कर लूँ, 1 मिनट। 2.2 अच्छा, यहाँ पर एक जो स्टूडेंट का सवाल है वो ये पूछ रही है कि क्या मैम ये मेंशन होगा कि ऑर्डर एंड टप्पल हमने लिखने हैं। तो बेटा ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली अब खुद पता होनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आपके पास ऑर्डर एंड टप्पल ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ मेंशन नहीं होगी कि आपने ऑर्डर एंड टप्पल बनाने हैं। इस सिंपली ये लिखा होगा कि ए क्रॉस बी लिखें, और ए क्रॉस बी का मतलब जो है वो अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें सीखनी है, और वो मैं अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं। हमारे पास सेट ऑपरेशंस यूनियन का था, इंटरसेक्शन का था, और ये पहले हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमने अब देखना है वो कुछ बेसिक्स है, मैं मज़ीद आपको बताना शुरू करती हूँ। हमने एक तरह के सेट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं हमारे पास डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि आप दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन लें और उनका इंटरसेक्शन आ जाए नल, यानी उनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर हमारे पास दो सेट के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम उन्हें कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे यहाँ पर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि इनका इंटरसेक्शन जो है वो नल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ सिखाने जा रही हूँ, वो ये सिखाने जा रही हूँ कि आप यूनियन वाले सेट की कार्डिनलिटी जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी क्लास, अगर आपके सवाल हो तो प्रेफर किया करें कि आप चैट में पूछ लें, ठीक है, या हैंड रेस करके पूछें। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमने यूनियन की कार्डिनलिटी निकालना सीखनी है, अब मैं आपको कुछ डिटेल बताती हूँ और उस डिटेल से मैं आपको मज़ीद सिखाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से मैं आपको बताती हूँ कि लेट्स से एक सेट है ए, उसकी कार्डिनलिटी है 3। ठीक है, एक और सेट है बी, उसकी कार्डिनलिटी भी है 3। ठीक है, और अगर मैं ये बात करूं कि उनके इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी जो है वो है आपके पास 2। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ और सिर्फ इस डिटेल को देखते हुए ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी। यानी मैंने आपको इनकी वैल्यूज़ नहीं दी, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही डेटा दिया जितना डेटा मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ इस डेटा की बेसिस पर आप मुझे ये कैसे बता सकते हैं कि यूनियन की कार्डिनलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर
हमारे पास अगर हम देखें तो ये काम करने के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप ए की कार्डिनलिटी लिखें, जो अगर मैं इसी डेटा को इस्तेमाल करूं तो ए की कार्डिनलिटी आ गई मेरे पास 3, बी की कार्डिनलिटी लिखें और इन दोनों को ऐड कर दें, ये भी आ गया, और इसमें से निगेट कर दें आपकी इनके इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी, कंप्यूट करें 3 + 3 6, 6 - 2 4, यानी मेरे पास यूनियन की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अब मैं आपको इसको एक्चुअल एग्जांपल से रिलेट करती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये मेरे पास सेट ए है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 3। ये सेट बी है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 3। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं सबसे पहले, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी क्या आएगी आपके, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी की आपके पास 2, 3, और इसकी कार्डिनलिटी क्या है? इसकी कार्डिनलिटी है आपके पास 2। यानी ये डेटा जो मैंने आपके सामने लिखा है मैंने एक्चुअली इन्हीं सेट से पिक किया था। अगर आप यहाँ पर देखें तो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या आ रही है? 4 आ रही है। आपने इस फॉर्मूले से क्या निकाली है? 4। अब ऐसा क्यों है? ये प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है? तो अगर आप ये देखें तो जो आपके पास दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो वंस टाइम लिखे जाते हैं। ठीक है, आपके पास जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो वंस लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप उनको वंस टाइम माइनस कर दें तो आपके पास एक्चुअल कार्डिनलिटी आ जाएगी, और वही एक्चुअली में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। कैसे काम करता है? सेट ए की कार्डिनलिटी लें, सेट बी की कार्डिनलिटी लें, दोनों को ऐड करें और इसमें से माइनस कर दें जो कॉमन सेक्शन की कार्डिनलिटी है, तो आपके पास यूनियन की कार्डिनलिटी जो है वो कंप्यूट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ लें, फिर हम नहीं तो नेक्स्ट मूव करते हैं। जी क्लास, जी स्टूडेंट्स, चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या कंटेंट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस वाली चीज़। डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। डिफरेंस का मतलब क्या होता है आज हमने स्टार्टिंग के एग्जांपल्स में भी देख लिया है, और इसी तरह से हमने ये भी देख लिया है कि a माइनस बी बी माइनस से बराबर नहीं होता, और कंप्यूट करना भी सीख लिया है। अब हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट वाली। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? ये भी बिल्कुल माइनस की तरह से ही होता है। तो यहाँ पे एक सवाल आ गया है बेटा, अब मैंने वो सारा सेक्शन रिमूव कर दिया, पता नहीं वो वापस आता है या नहीं। चलिए मैं ट्राई करती हूँ कि अगर वो एनोटेशन वापस आ जाए। बिल्कुल, तो देखिए बेटा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आ रहा है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके आता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन में आता है 2 और 3। इसकी कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी क्या बता रही होती है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। जहाँ पर हम थे हम पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपके पास u माइनस ए। ठीक है, u माइनस ए। तो आपके पास 2 सेट्स दिए जाएंगे, u सेट दिया जाएगा और a सेट दिया जाएगा, और आपने उनका डिफरेंस कंप्यूट करना होगा जो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेट्स से मैं आपको कुछ u सेट देती हूँ और साथ में आपको a सेट देती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि a कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो मेरे पास u सेट है 1 से लेकर 5 तक, और a सेट है मेरे पास लेट्स से 3 और 5। चलिए जी क्लास, मुझे बताएं a कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो क्या आएगा? जी क्लास, चैट में बताएं क्या आंसर आएगा। तो क्लास अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस ए। यानी पहली चीज यहाँ से आपको यहाँ से देख के ये पता चलनी चाहिए कि किसके एलिमेंट लिस्ट करने हैं। एलिमेंट लिस्ट करने हैं u सेट के। ठीक है, कैसे करें? जो दोनों में कॉमन है काट दें। 3 कॉमन कट गया, 5 कॉमन कट गया, बाकी जो एलिमेंट्स u के बच गए हैं वो आपके पास आंसर है। तो क्या आंसर है? 1 2 और 4। ये आपके पास a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको वैन डायग्राम से शो करना चाहेंगे तो सामने भी आपके बनी हुई है, लेकिन फिर भी बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा आएगा u, यहाँ पर आपका सेट आएगा a। अगर मैं एलिमेंट्स में लिस्ट कर दूँ तो a के एलिमेंट्स में यहाँ लिख देती हूँ 3 और 5, और बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मैं यहाँ बाहर लिख देती हूँ, जो कि मेरे पास बचा है 1 2 और 4। ठीक है, और ये वाला एरिया जो है, ये बाहर वाला, ये आपके पास शेड होगा।
ठीक है, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम है अगर आप एलिमेंट्स लिख के बनाते हैं, और अगर नहीं लिखते तो बिल्कुल इस तरह से है। ये बाहर वाला एरिया शेड है और बाकी आपने इंटरनली ए रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है जी क्लास, सवाल हो किसी का तो पूछ लें जी स्टूडेंट्स, सवाल हो किसी का। मज़ीद आगे देखें तो कुछ और एग्जांपल लिस्टेड हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि अगर ए सेट ये हो और यू सेट आपके पास ए बी सी यानी पूरी ए बी सी हो, तो इसकी बेसिस पर बताएं कि आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इन 4 एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स जो आपके सामने लिस्टेड हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास, मैं यहाँ पर भी दोबारा बता देती हूँ, ए और आपके पास यू सेट क्या है। यहाँ पे ए सेट है हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 10, यानी मेरे पास है 11, 12, 13 और अप टू सो ऑन मेरे पास ए है। और अगर मैं यहाँ यू सेट देखूँ तो क्या है, यू सेट है यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी यू सेट मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इन दोनों की बेसिस पर आप मुझे ये बताएं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। जी क्लास बताएं क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। जी क्लास क्या होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा, अब देखिए एलिमेंट्स लिखने हैं आपने यू के, और आपके पास ए के अंदर है 11 से ऑनवर्ड सारे, इसका मतलब है यू के अंदर 11 से ऑनवर्ड सारे वैल्यूज जो हैं वो कट हो जाएंगी। बाकी कौन सी बचेंगी, 1 से लेकर 10 तक। ये देखें 1 से लेकर 10 तक आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, वैसे सामने भी लिखा हुआ था लेकिन मैं फिर भी चाहती कि चलें आप थोड़ी सी आँख के इस्तेमाल करें अपनी। ठीक है जी क्लास, अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की आपके पास आइडेंटिटीज़ का टेबल है ये। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक पार्ट बताती हूँ और बाकी चीज़ों के अंदर डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊँगी। पहली चीज़ वो ये है कि आपके पास जो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, ये इक्वलेंट होता है एंड के, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एंड और नॉट वाले एंड के। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो यूनियन होता है ये इक्वलेंट होता है और के। ठीक है, इसी तरह से जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, ये इक्वलेंट होता है आपके पास नॉट के। ठीक है, ये इसको मैं अगर उस तरह से लिखूं तो ये नॉट के इक्वलेंट है, और अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये नॉट ए के बराबर है। बाकी ये सेम टू सेम आइडेंटिटीज वही हैं जो आपने आपसे पहले देखी हैं, ये सेम वही आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, आपने लॉजिक जब आपने इक्वलेंस दिखा रहे थे वहाँ पर देखी थी। बस फ़र्क क्या है, यूनियन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है और से, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है एंड से, और बार को रिप्रेजेंट कर दिया है नॉट से। ठीक है, अब ये हमें किस तरह से हेल्प कर सकती हैं, हमें हेल्प कर सकती हैं जब हम बनाएंगे मेंबरशिप टेबल। अब मेंबरशिप टेबल क्या होता है, मेंबरशिप टेबल भी आपके पास ट्रुथ टेबल की तरह से एक टेबल होता है, लेकिन ये आपके पास बनता है यूनियन और इंटरसेक्शन और निगेशन और कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, इन सब के लिए आपका ये मेंबरशिप टेबल बनता है। अब जब आप मेंबरशिप टेबल बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, अब मैं आपको ये समझाती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं खुद से बना के दिखा दूँ तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ ए, फिर मैं लिखती हूँ बी, और पहले मैं इनको निकाल के दिखाती हूँ इन दोनों के दरमियान में यूनियन। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें वही पहले की तरह से, पहले 2 1 फिर 2 0 और यहाँ पर 1 0 1 0। यूनियन का मतलब क्या है, और, ठीक है, और में अगर एक भी 1 हो तो आंसर 1 आता है। 1 और 1 1, यानी 1 यूनियन 1 1, 1 यूनियन 0 1, 0 यूनियन 1 1 और 0 यूनियन 0 आपके पास 0 आ गया। ठीक है, और की तरह से हमने कंप्यूट किया। इसी तरह से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का मेंबरशिप टेबल बनाऊं तो इंटरसेक्शन बिल्कुल एंड की तरह से काम करता है। तो आपके पास 1 सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब आपके पास दोनों 1 है, तो यानी 1 इंटरसेक्शन 1 1 होगा, 1 इंटरसेक्शन 0 0, 0 इंटरसेक्शन 1 0 और 0 इंटरसेक्शन 0 0। ठीक है, इसी तरह से लेट्स से मैं आपको बना के दिखाती हूँ ए बार के अगेंस्ट। ठीक है,
तो अगर मैं ए बार के अगेंस्ट देखूं तो ए बार चूंकि एक ही एलिमेंट है तो इसका मतलब है 2 की पावर 1 दो ही मेरे पास रोज बनेंगी। तो पहली 1 दूसरी 0, पहले खाली ए लिखते हैं। तो ए बार का आंसर क्या आएगा मेरे पास, अगर ये 1 है तो ये 0 आएगा, अगर ये 0 है तो ये मेरे पास 1 आएगा। तो ये आपके सामने है ए बार कंप्यूट हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक इस्तेमाल किया है। वेरिएबल है 2 तो बनेंगे 2 रेस्ट पावर 2 4 रोज। तो आपके सामने है 4 ही रोज बनाई है, वही ट्रुथ टेबल वाली ही लॉजिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी क्लास, एक और चीज के आपको बना के दिखा देती हूँ जो होता है आपके पास ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी का आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपके पास ट्रुथ टेबल बनेगा, मेंबरशिप टेबल जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं। तो अगर आप ए माइनस बी को देखती हैं तो ए माइनस बी किस तरह से कंप्यूट होगा, तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप माइनस कर रहे होते हैं। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 में से 1 नहीं जाता तो यहाँ पे वो चुके कोई भी हमारे पास उस तरह से चीज़ नहीं है कैरी वाली, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 0, तो ये ए माइनस बी का आंसर है। चलिए क्लास आप मुझे बताएं बी माइनस ए का आंसर क्या आएगा। चलें क्लास हरी अप, चैट में बताएंगे आंसर और मुझे बताएंगे बी माइनस ए का आंसर जो है वो क्या आ रहा होगा। तो एक ही बार में अपने सारे आंसर्स लिखने हैं ताकि वो एक ही ग्रुप में मुझे दिखे हैं जो भी आप आंसर लिख रहे हैं। जी क्लास बताएं जी, बी माइनस ए का आंसर जो है वो क्या होगा हमारे पास। चलें जी गुड, करेक्ट आंसर्स भी मेरे पास आ रहे हैं। तो अगर मैं बी माइनस ए कंप्यूट करूं तो अब आपने इस ऑर्डर में माइनस करना है। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 0 से 1 माइनस नहीं होते तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 0 आपके पास आ गया 1, 0 माइनस 0 ये आ गया आपके पास 0। तो यानी ये थर्ड वाला जो है वो आपके पास 1 होगा, बाकी सब आपके पास 0 होंगे। ठीक है, इन्हीं बेसिक मेंबरशिप टेबल्स को आप इस्तेमाल करते हुए अपना नेक्स्ट दो इक्विवेलेंस दिखा सकते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। इसके लिए भी आप मेंबरशिप टेबल बना सकते हैं। तो ये इनके लिए वही बिल्कुल पहले की तरह से मेंबरशिप टेबल बना हुआ है जैसे ट्रुथ टेबल बनाते हैं। आपके पास वेरिएबल्स हैं 3, इसका मतलब है 2 रेज टू पावर 3 8 रोज बनेंगी। वही पहले की तरह से 8 रोज एग्जिस्ट कर रही हैं, 4 1 4 0 2 1 2 0 1 1 1 0, और फिर पहले की तरह से हमने कंप्यूट किया हुआ है। और आप यहाँ से इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम को देख के ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है जी क्लास, तो ये बिल्कुल ट्रुथ टेबल की तरह से आप बनाएंगे और आप वहाँ से दिखा सकते हैं कि जी आपको इस मेंबरशिप टेबल से दिख रहा है कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है जी क्लास, कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ लें। मेंबरशिप टेबल में ड्रॉ करके नहीं दिखा रही, अगर आपका स्टिल अगर आप समझते हैं कि दिखाना चाहिए तो मुझे बता दें। वैसे तो ये बहुत बेसिक है, मेरा नहीं ख्याल आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जी स्टूडेंट्स, ठीक है चलें नेक्स्ट चलते हैं। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई एक डिफ़िकल्टी है। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह से है, ये यूनियन कंप्यूट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बी और सी है, 1 और 1 यूनियन 1 1। जी जी पूछें। इंटरसेक्शन और माइनस एक ही चीज है। नहीं नहीं बेटा, माइनस अलग है, इंटरसेक्शन अलग है। ठीक है, इंटरसेक्शन एंड है, माइनस अलग चीज़ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इन दोनों के दरमियान और कंप्यूट किया, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। तो अगर आप इनके दरमियान और यूनियन कंप्यूट करेंगे इसका मतलब है एक 1 होना चाहिए, 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 और 0 0 0। देखें उसी तरह से कंप्यूट हुआ है। इसी तरह से यहाँ से आप इंटरसेक्शन वाली एग्जांपल देखेंगे तो ये देखें, इंटरसेक्शन में दोनों 1 होना ज़रूरी है, 1 इंटरसेक्शन 1 1 1 इंटरसेक्शन 1 1, और बाकी कहीं पर भी दोनों जगह 1 नहीं है तो सब जगह 0 आ रहा है। बिल्कुल पहले की तरह से कंप्यूट करना है क्लास। तो अगर ट्रुथ टेबल वाले कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है जनरलाइज्ड यूनियन और जनरलाइज्ड इंटरसेक्शन का। मैं आपको कुछ सेट्स लिखती हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, और फिर मैं वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि जनरलाइज्ड यूनियन और जनरलाइज्ड इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है जी क्लास, ये कुछ सेट्स लिख रही हूँ मैं आपके सामने और फिर मैं आपसे इसके रिलेटेड एक सवाल पूछती हूँ।
चलें जी क्लास, ये 4 सेट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। आपने मुझे ये बताना है कि इनका जनरलाइज्ड इंटरसेक्शन क्या है। चलें ज़रा सोचें और मुझे बताएं कि जनरलाइज्ड इंटरसेक्शन क्या है, यानी इन सब में आपके पास क्या कॉमन है। तो ये बन जाएगा i इक्वल्स टू 1 to 4 a ऑफ i। चलें जी क्लास, बताएं क्या है a ऑफ i मेरे पास जनरलाइज्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सब में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो कौन से आपके पास एलिमेंट्स हैं जो सब में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान तो 1 और 3 और 7, एक मिनट, 1 3 और 7 दोनों कॉमन था, लेकिन आगे जाके 1 भी निकल गया, 3 7 भी निकल गया, यानी अभी तक आपके पास इन 3 सेट्स के दरमियान सिर्फ 3 कॉमन है। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो सब में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है। तो आपके पास जर्नलाइज्ड इंटरसेक्शन में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप जर्नलाइज्ड यूनियन भी निकाल सकते हैं। चलें क्लास, आप मुझे बताएं जर्नलाइज्ड यूनियन का आंसर क्या आएगा। जी क्लास, क्या है आपके पास जर्नलाइज्ड यूनियन का आंसर? इसका मतलब क्या है? आपने सारे एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन करके एक जगह रिप्रेजेंट कर देना है। तो अगर मैं कंबाइन करना शुरू करूँ तो मेरे पास बनेगा 1 3 4 7 और 11, 1 3 4, बिल्कुल। तो ये आपके पास जो है ये इनका जनरलाइज्ड यूनियन आ गया, सबके एलिमेंट्स को कंबाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2.2 कंप्लीट हो गई है हमारे पास क्लास। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने यहाँ से करने हैं वो हैं आपके पास ये कुछ जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब हमने एक और कंटेंट देखना जो कि बहुत आसान है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका सवाल है। जी स्टूडेंट्स, चलें। अच्छा, मिड के हवाले से आपको बताती चलूँ कि मिड की डेट जो है वो मैंने अनाउंस कर दी है, और होपफुली आपको मैंने टाइम भी मैंने बता दिया है। 8 की डेट है, और आपके पास मज़ीद क्या है? एक मिनट क्लास में ज़रा इसकी एनोटेशन रिमूव कर लूँ। अच्छा, 8 की डेट है, और टाइम जो है वो मैंने आपको बताया है 3 से 4:15 बजे तक तकरीबन। तो वो आप देख लें, एलएमएस के ऊपर मैंने जो है अनाउंसमेंट पुट कर दी है। इसके अलावा क्या चीज़ है? इसके अलावा रुके, बस मुझे एक रिकॉल करने दें कि कोई भी बात और मैंने आपको बतानी हो। अच्छा, सिलेबस जो है वो उसका मैं आपको बता दूंगी। सिलेबस के हवाले से मैं जो चीज़ें हैं वो मैं पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, वैसे अभी तक बिल्कुल यही है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में से जितनी चीज़ें पढ़ी हैं और सेकंड चैप्टर में से हम जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सब इंक्लूडेड होंगे। बेटा मिड टर्म जो है वो मैं वीकडेज में नहीं ले सकती, क्योंकि मैं सभी का एक ही साथ मिड टर्म लेना चाह रही हूँ, तो वीकडेज में इट्स नॉट पॉसिबल। और इस वीक में भी ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि जो है अगर मैं अभी लेती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो कवर करवानी है, और वो फिर मैं चाहती हूँ कि मिड में इंक्लूड हो, तो उस तरह से वो चीज़ें इंक्लूड नहीं हो पाएंगी, तो अभी मिड नहीं लिया जा सकता। सेकेंडली, चूँकि ऑलरेडी मैं डेट अनाउंस कर चुकी हूँ तो वो सब उसको लेकर बिल्कुल अग्रीड हैं, तो किसी एक स्टूडेंट या कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे जो है वो चेंज करना फिजिबल नहीं है बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो डेट में चेंज नहीं आएगा, डेट जो अनाउंस है वही है, और आपको सिलेबस में इंशाल्लाह जल्दी पोस्ट कर दूँगी। टाइम वेस्ट नहीं करते, ये थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा के फिर जो है वो लेक्चर एंड करती हूँ। तो क्या सीखना है हमने? ये सीखना है सीक्वेंस एंड समेशन। ये आपकी बुक में से एक्सरसाइज नंबर है 2.4। ठीक है, 2.3 अभी फ़िलहाल हमने स्किप किया, लेकिन वो जो है वो हम पढ़ेंगे आपके मिड टर्म के करीब, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रकी है फंक्शंस के हवाले से, तो जब आप मिड टर्म के करीब पढ़ेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अच्छा जी, तो अगर हम 2.4 की बात करें जो कि है सीक्वेंस एंड समेशन। सीक्वेंस क्या होता है पहले ये देखते हैं, एंड देन ओवर द टाइम हम देखेंगे समेशन क्या होती है।
तो सीक्वेंस हमारे पास होता है एक लिस्ट जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो होता है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है 1 2 3 5 8, इनके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। इसी ऑर्डर को एग्जामिन करके आप इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, 1 + 2 किया तो ये एलिमेंट आ गया 3, 3 + 2 किया तो ये एलिमेंट आ गया 5, 3 + 5 किया तो ये एलिमेंट आ गया 8। इसका मतलब है अगला एलिमेंट क्या होगा, 5 + 8 होगा, जो कि मेरे पास क्या बनता है 13। ठीक है, तो ये मेरे पास अब क्या है, ये मेरे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है विद 6 टर्म्स, क्योंकि मैंने एक और टर्म जो है वो यहाँ लिख दी है। इसी तरह से मेरे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हो सकता है। जैसे अगर आप ये सीक्वेंस देखें तो ये आगे कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। आपने सीक्वेंस के साथ आपको पता होना चाहिए कि आप सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ में ही उसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हम इस सेक्शन के अंदर सीखेंगे कि आप नेक्स्ट टर्म कैसे ढूंढ सकते हैं और आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें मज़ीद तो हमारे पास, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चलूँ और इस फॉर्मूले से मैं इसका सीक्वेंस बिल्ड करना शुरू करूँ, तो सीक्वेंस से फॉर्मूले से सीक्वेंस कैसे बिल्ड हो सकता है, आपने यहाँ पर n की वैल्यूज जो है वो वेरिएट करते जानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले n की जगह 0 पुट करेंगे 0 स्क्वायर, फिर 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर, फिर 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर, फिर 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर, और इसी तरह से आपका सीक्वेंस जो है वो चलता जा रहा है। अगर सीक्वेंस की डायरेक्टली टर्म्स लिखूं तो पहली टर्म बनेगी 0, फिर बनेगी 1, फिर बनेगी 4, फिर बनेगी 9, और इस तरह से मेरा सीक्वेंस जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, अब ये सीक्वेंस जो है, चलें इसको फिलहाल अभी ऐसे रहने देते हैं, इसके साथ जब फॉर्मूले वाली बात आएगी फिर मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सीक्वेंस बिल्ड कर सकते हैं। चलें जी क्लास, मुझे बताएं 1/n का सीक्वेंस, जल्दी से मुझे बताएं चैट के अंदर 1/n का सीक्वेंस जो है वो आपके पास क्या आ रहा है। तो अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो 1/n में n की वैल्यूज आपने वेरिएट करते जानी है। तो पहला बनेगी 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, और इसी तरह से आपका सीक्वेंस जो है वो चलता जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत क्लियरली देखनी है और वो ये है कि 1/0 जो होता है वो आपके पास इन्फिनिटी होती है। तो आप इन्फिनिटी वाली टर्म नहीं लिखेंगे, इसको आप कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देंगे, तो यहाँ से आपका सीक्वेंस बनेगा। जो पहली टर्म है 1, अगली टर्म है 1/2, अगली टर्म है 1/3, और इसी तरह से आपका सीक्वेंस जो है वो चलता जा रहा है। यानी यहाँ पे सीक्वेंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है n इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है जी क्लास, अगर आपकी टर्म जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो उस सीक्वेंस को आप नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, उस टर्म को। अब आपको बस सिर्फ एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी और उसके बाद मैं लेक्चर एंड करने जा रही हूँ, और हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हवाले से। तो आपके सीक्वेंस जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और दूसरा होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज हम पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं इसको क्विकली से आपको करवा देती हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपके पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरह से होता है कि आपके पास दो टर्म्स के दरमियान एक कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, दो टर्म्स के दरमियान एक कॉमन रेशो एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे अगर मैं आपको एक सवाल दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सीक्वेंस है आपके पास 1 2 4 एंड 8। अगर मैं अब यहाँ पे देखना शुरू करूँ कि एक्चुअली में मेरे पास कॉमन रेशो क्या है, तो आप ये देखें जी, आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म आ गई, 2 को आपने अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म आ गई, 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई। इसका मतलब है अगली टर्म कैसे निकलेगी, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगली टर्म आ जाएगी। कॉमन रेशो एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी कॉमन रेशो जो कि 2 है वो इन सब के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसका फॉर्मूले की तरफ चलूं कि मैं फॉर्मूला कैसे बिल्ड कर सकती हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सबसे पहले देखना है इसके अंदर दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है जिसे आप कहेंगे ए, और दूसरी चीज़ आप फाइंड आउट करेंगे जिसे आप कहेंगे आर। ए आपके पास क्या होता है, ए होता है आपके पास आपके सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। तो अगर आप अपना सीक्वेंस देखें तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो आपके पास ए जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, आर आपके पास क्या होता है, आर होता है आपके पास कॉमन रेशो जो आपके पास इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर आप देखें तो कॉमन रेशो क्या है 2, सबके दरमियान में मल्टीपल ऑफ 2 का डिफरेंस है, तो आर आ जाएगा आपके पास 2।
अगर आप इसके फॉर्मूले की तरफ चलें तो फॉर्मूला कैसे बिल्ड कर सकते हैं? फॉर्मूला बिल्ड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए, जो कि है ए आर की पावर एन। यहाँ पे पुट करें ए की वैल्यू और आर की वैल्यू। ए है 1, आर है 2 और उसकी पावर एन। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर एन बच जाएगा। अब अगर आप 2 की पावर n को चेक करें कि क्या करेक्ट फॉर्मूला है, तो ये होना चाहिए 2 की पावर 0, ये होना चाहिए 2 की पावर 1, ये होना चाहिए 2 की पावर 2, ये होना चाहिए 2 की पावर 3 और ये होना चाहिए आपके पास 2 की पावर 4। और अगर आप देख लें तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये 1, ये 2 बनता है, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 18। ठीक है जी क्लास, मेरे ख्याल से यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। फिर यहाँ से एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। यहाँ यहाँ तक अगर आपका सवाल है तो पूछ लें। अटेंडेंस जो है वो बेटा, बस 1 मिनट, अटेंडेंस जो है वो मैं आपकी लॉग से लगा लूँगी, आप लीव कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनके सवाल हैं अब वो मुझसे पूछ लें और बाकी सब लीव कर सकते हैं। जी जी अबू ज़र बुखारी। मैम इसके अंदर तो मैम आपने ए के ऊपर पावर डाली है ना? नहीं, पावर है ए आर की पावर एन। ए था क्योंकि मैम 1, आर था मेरे पास 2। 2, तो मैम वो ठीक है, फॉर्मूला के मुताबिक तो मैम उसका जो कॉमन रेशियो है उस बट एक्चुअली यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे इशू ये है कि आपके पास जो ए था ना वो 1 था, इसीलिए ना आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली फॉर्मूले में दिखी नहीं है। आगे जाकर अब जब आप देखेंगे ना कि आपके पास ए, वो जो आपका ए एलिमेंट होगा जब वो 1 नहीं होगा, तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चूंकि मैं आपको मजीद एग्जांपल्स नहीं करवा पाई टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब एग्जांपल्स और करवाऊंगी तो आप वहाँ से समझ पाएंगे कि किस तरह से चीज़ें जो है वो चल रही हैं। ठीक है, और सवाल हो आपका? जी बेटा। नो मैम, थैंक यू। जी क्लास सर, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के लिए अवेलेबल हूँ। अटेंडेंस जैसे कि मैंने आपको बताया मैं आपके लॉग से लगा लूँगी। जी क्लास, किसी का कोई सवाल हो? ओके जी क्लास, तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।